हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर हमारा जेडब्ल्यू और नीट का फाउंडेशन चल रहा है, जिसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी का और प्रीवियस 2 लेक्चर हमारे हुए हैं। इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने जो पढ़ा है उसकी पहले बात कर लेते हैं। अब तक हमने यही पढ़ा है कि चैप्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, चार्ज की हम बात कर रहे थे। चार्ज के दो तरह के स्टेट होते हैं, या तो रेस्ट के अंदर या फिर मोशन के अंदर। अगर चार्ज रेस्ट के अंदर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी स्टडी हम करते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, अगर एक कोई डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो कूलम का लॉ यहाँ पर आता है। कूलम का लॉ क्या आता है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स एग्जैक्ट ग्रेविटेशन के फोर्स की तरह होता है, और वो कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर K जो है वो स्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने की थी, ठीक है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे। अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको देखते हैं। चलिए, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बात है वो पहले समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल हम साथ में करेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो मेन पोर्शन है वो है इलेक्ट्रिसिटी वाला। मतलब अगर चार्ज मोशन के अंदर है तो उसकी क्या, उसमें क्या क्या चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम करें कि अगर चार्ज मोशन के अंदर है तो क्या चीजें हो सकती है। पहले आप देखिए, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन के अंदर है तो आपने बहुत सारी चीजें घर के अंदर सुनी होगी, वोल्टेज, करंट वगैरह, ठीक है ना। चैप्टर में पहले कर लिया, आप जानते हैं ये सारे वोल्टेज, करंट, पावर वगैरह, ठीक है। ये सारी बातें हमने पहले कर ली थी, ठीक है। तो पहली बात हम करते हैं, कोई भी कंडक्टर है, ध्यान से आप चीजों को समझिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब सिंपल वायर। जो वायर आपने देखे घर के अंदर, ये एक वायर है, ठीक है ना। एक वायर का मैंने पार्ट ऐसे बना रखा है। वायर इसी तरह का होता है। अब देखिए, इस वायर का ये कोई लेंथ होता है, ठीक है। ये इस वायर की लेंथ है। अब बात करें इसके लेंथ की, और यहाँ से अगर करंट वगैरह को हम फ्लो करवाते हैं तो किस तरह से प्रॉपर्टी होती है वो सारी हम बात देखेंगे। यहाँ से हम करंट को फ्लो करवाते हैं इस तरह से आई, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो होती है। अगर इसकी लेंथ ये है और ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, समझते हैं। ये अगर ए दे रखा है तो आपने निकाला था R = ρl/a। उससे पहले हम ओम्स का लॉ भी पढ़ते हैं। ओम्स के लॉ से पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि ये चीज किस तरह वर्क करती है। देखिए, तो चार्ज जो चीज है ना, वो चार्ज अपने फ्लो पर डिपेंड करती है। जैसे करंट जो होती है ना, करंट जो है वो चार्ज के फ्लो पर डिपेंड करती है। जैसे मैं चार्ज की बात करूं, पहली बात तो मैं चार्ज को ले लेता हूँ Q को। अब Q आपको बोलेंगे जैसे एक कंडक्टर है, ठीक है। अभी वायर जो बनाया था उसके अंदर Q कितना है, चार्ज कितना है टोटल, आपको पूछे टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। तो आप कैसे फाइंड करेंगे टोटल चार्ज कितना होगा। तो हम क्या कहते हैं भाई, एक उसके अंदर हम हमेशा मैंने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही मूव होते हैं, सॉरी फ्री होते हैं मूव करने के लिए। बाकी कोई चीज मूव नहीं करती। प्रोटॉन वैसे ही न्यूक्लियर के अंदर मूव नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं फ्री होने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं मूव करने के लिए, सॉरी। अब इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज है, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं जो उस कंडक्टर के अंदर है, तो मेरे पास में टोटल चार्ज आ जाएगा। नहीं है चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कैपिटल C से इसको लिखते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, किसी भी एक वायर के अंदर, या किसी भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा टोटल, तो उसके ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में जो है n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात करें कि जो स्मॉल ई आपने लिखा है ना सर, ये क्या चीजें समझाइए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट। आप पहले तो समझिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है। सबसे छोटी जो चार्ज की यूनिट है ना, जो जैसे कि आप कहते हैं ना एटम, एटम सबसे छोटी यूनिट है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरह से चार्ज की सबसे छोटी जो यूनिट है ना, उस यूनिट को कहते हैं उस यूनिट का नाम है ई। क्या कहते हैं, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है उसको बोलते हैं ई। और उस पर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इससे छोटा चार्ज अब तक फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी तक आप स्टडी करेंगे उसके लिए, ठीक है ना, जेई नीट के लिए, बाकी चीजें एडवांस की बाद में आप पढ़ेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये मिनिमम और सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, या सबसे छोटा चार्ज अब तक फाउंड जो किया गया है, ठीक है। अब ये चार्ज है, अब अगर यही चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर यही चार्ज को हम पॉजिटिव ले लें, मतलब प्लस 1.6 में लिख लो, तो उसको बोलते हैं प्रोटॉन पे चार्ज, ठीक है ना, प्रोटॉन पे चार्ज। और इसी को मैं इस तरह बोलूं नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर आप ले लें, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और ये नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस के अंदर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस के अंदर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी कैसी, माइनस वाली, ठीक है ना। इसी तरह से प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस के अंदर, प्लस के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, यही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा हम पार्टिकल कहते हैं कि कितना चार्ज होता है, तो ये चार्ज मिनिमम चार्ज है, ये सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है ना। अब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपको चार्ज फाइंड करना होता है,
हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन वगैरह तो मूव नहीं करता। तो उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही होंगे सारे मूव करने के लिए चार्ज को, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में टोटल चार्ज उस बॉडी का आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, इस पे बेस क्वेश्चन भी बाद में करेंगे। अब देखिए, अब जो सबसे पहली चीज हमारे पास में आती है वो है करंट, कि भाई चार्ज अगर किसी एक चीज से, किसी एक रेट से फ्लो कर रहा है तो कितनी रेट से फ्लो, स्पीड आप मानिए, ठीक है ना, आप मानिए इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को करंट कहते हैं। स्पीड समझते हैं, स्पीड और वेलोसिटी समझते हैं कि कोई चीज कितनी तेज तरह से भाग रही है उसको हम स्पीड कहते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर किस तरह से डिवाइड करते हैं, करंट को लिखते हैं आई से, आई समझते हैं आप सारी चीज को, करंट को आई से लिखा जाता है। और करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के फ्लो होने की रेट क्या है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से वो कितना जल्दी फ्लो होता है या कितना फ्लो होता है उसको बोलते हैं करंट। ठीक है ना, करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बाय, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम एवरेज के लिए। ठीक है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होती है इसको बोलते हैं करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसको एएमपी से लिखते हैं। एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे, उनके नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, तो एम्पियर यूनिट होती है करंट की। करंट का मतलब क्या है कि एक क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर पास होते हैं, रेट कितनी है किसी चीज की फ्लो होने की, उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करें, आई हमारे पास में आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की चीज जो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए ओम्स लॉ क्या है पहले तो देखिए। तो ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया है कि एक कंडक्टर के अंदर या किसी भी वायर के अंदर जब उन्होंने वोल्टेज को अप्लाई करवाया तो कुछ उसके साइमल्टेनियसली करंट हमको प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है ना, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से एक लंबा सा डेरिवेशन है जो कि 12th में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ हम उस डेरिवेशन को नहीं करेंगे, वो चीजें सारी आपके काम की नहीं है। हम सिर्फ सीधा सा लॉ देखेंगे कि लॉ क्या कहता है। ओम्स ने एक लॉ दिया जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हो ना, जितना आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उसके प्रोपोर्शन के अंदर करंट चेंज होती है। ठीक है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट, मतलब जितना आप वोल्टेज चेंज करोगे उतनी आप करंट चेंज होगी। प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो ना, भाई अगर आपने जितना इसको डिक्रीज किया उतनी करंट डिक्रीज होगी, जितना आपने इसको इंक्रीज किया उतनी करंट इंक्रीज होगी। ये ओम्स का लॉ है। फिर उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया जिसको कहते हैं आर। तो इस कांस्टेंट को उन्होंने बोला आर और V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स का फॉर्मूला है। ठीक है ना, आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बाद में उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आप नाम से समझते हैं, ये ओम्स का लॉ है। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन भी हमने किए हैं और आगे भी करेंगे। V I R वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इस कांस्टेंट को क्या बोला, रेजिस्टेंस। वोल्टेज की बात भी अभी करनी है हमको, करेंगे आगे हम। तो वोल्टेज इज इक्वल टू बोला करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या चीज है, रेजिस्टेंस किसी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, सॉरी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है उसके चार्ज को अपोज करने की। चार्ज को वो ये करंट का फ्लो उसको अपोज करता है, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम लिख देते हैं, देखिए समझाता हूं आपको किस तरह से। तो आर का फॉर्मूला हमारे पास में आता है V by I। ठीक है, ये आर का फॉर्मूला है, इसकी यूनिट होती है ओम। ओम को लिखने का ये साइन है, सारा कुछ आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं इसके अंदर। अब देखिए, वोल्टेज बाय करंट का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आर क्या चीज है क्या चीज है, ये उन्होंने बाद में डिफाइन किया, लेकिन पहले जो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया वो ये किया कि V by I का रेशियो जो है ना वो हमेशा एक कांस्टेंट आता था किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, हमेशा कांस्टेंट था। उन्होंने देखा कि भाई V by I का रेशियो किसी भी एक चीज के लिए अगर आप हमेशा रखते हो ना तो कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को उन्होंने बोला रेजिस्टेंस। हर चीज के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, वो उसकी लेंथ डायमेंशन पे कैसे डिपेंड करता है बाद में देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि V by I का जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। मतलब कि आप एक कंडक्टर आपने अगर लिया है, ठीक है ना, उसके अंदर करंट वगैरह वोल्टेज आप फ्लो करवा रहे हो ना, तो वोल्टेज को आप जिस तरह से वेरी करोगे करंट भी उसी तरह से वेरी होगा, और इन दोनों का रेशियो जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब रेजिस्टेंस क्या चीजें समझिए, जैसे ये कंडक्टर है, देखिए अब इस कंडक्टर के अंदर दो चीजें हैं। डायमेंशन के तौर पर देखिए आप, तो आपको दो चीजें मिलेगी। पहली डायमेंशन के तौर पर क्या मिलेगी,
क्रॉस सेक्शन का एरिया, जो भी कंडक्टर है उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, वो कितना बड़ा है, कितना वाइड है, कितना छोटा है। और दूसरी चीज है उसकी लेंथ, कि उसकी लेंथ कितनी है। डायमेंशन कंडक्टर के अंदर दो तरह की आती है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला ओम्स ने कि इसके अंदर जब आप करंट फ्लो करवाते हो, करंट रेजिस्टेंस की बात की ना, तो उन्होंने बोला कि कंडक्टर, हर एक कंडक्टर की अलग अलग रेट है, मतलब चार्ज को फ्लो करवाने की अलग अलग रेट है। क्यू बाई आर जो था ना, क्यू बाई टी जो था करंट, उनको हर कंडक्टर की एक अलग अलग रेट से वो फ्लो करवाता है हर कंडक्टर, उसकी खुद की प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी के थ्रू उन्होंने ये देखा कि V बाय आर का रेशियो हमेशा हर कंडक्टर के लिए अलग अलग आता है। तो उन्होंने देखा कि आर अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। फिर उन्होंने ये फाइंड किया कि ये जो आर है वो किस पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने एक बार क्या लिया, एक बार उन्होंने एल लेंथ का को वायर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया था ए। फिर उन्होंने क्या किया कि लेंथ को बढ़ा दिया 2L कर दिया और क्रॉस सेक्शन एरिया को मिनिमाइज कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करके एक चीज फाइंड की कि जो आर है वो किस पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, देखिए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आर है ना वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज जो है उन्होंने बोला रो, इसको रो बोलते हैं, ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है रेजिस्टिव, ठीक है ना, रो L बाय ए। और इनको उन्होंने किस तरह से बोला समझा देता हूं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सिर्फ लेंथ के ऊपर प्रैक्टिकल किया, लेंथ को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। तो ओम ने एक चीज फाइंड की है कि आर जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि आप जितनी लेंथ को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे उसके प्रोपोर्शनल के अंदर रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। दूसरा उन्होंने एरिया के थ्रू क्या ऑब्जर्वेशन फाइंड किया, क्या ऑब्जर्वेशन से देखा, उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना उसका एरिया डिक्रीज होगा, जितना कम किसी वायर का एरिया होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। आपको नॉर्मलाइज समझाऊंगा बाद में। अब उन्होंने क्या किया, इन दो इक्वेशन को मर्ज कर लिया जब उन्होंने, तो R इज इक्वल टू में आप देखेंगे R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा L बाई ए। दोनों इक्वेशन को मर्ज किया तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा L बाई ए, मतलब लेंथ के प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आगे क्या चीज हुई, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। उन कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया, या उन्होंने बोला रो। रो मतलब एक ग्रीक लेटर्स का नाम रो है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और रो L बाय ए। यहाँ पे रो क्या चीज है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, जिसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या चीज है, उसकी यूनिट ऑफ फाइंड करेंगे। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के अंदर फर्क समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो मेनली आप देखेंगे तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल की खुद की होती है। हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी है भाई, वो अपोज करता है चीज को, समझाऊंगा अभी। और एन उसकी लेंथ और उसका एरिया कितना है, ठीक है ना। अगर आपने लेंथ और एरिया के अंदर कोई वेरिएशन किया तो रेजिस्टेंस चेंज होगा कंडक्टर का। अगर आपने रेजिस्टिविटी के अंदर मतलब आपने मटेरियल को ही चेंज कर लिया तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। इस तरह से उन्होंने चीजों को समझाया, ठीक है। अब देखिए कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, आपने देखा कि किसी भी कंडक्टर की, पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि करंट को अपोज करना। जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, उसके पाथ को अपोज करना, वो उसको फ्लो नहीं होने देता। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। बहुत कम होने का मतलब ये करंट को अच्छे से फ्लो होने देते हैं, ठीक है। इसी की जगह आप जो और मेटल्स है जैसे आयरन वगैरह, उनको काम मिलेंगे, आयरन के थ्रू करंट तो फ्लो होती है, लेकिन करंट की रेट जो है बहुत कम फ्लो होती है, जिससे वो जल्दी हीट होता है, आपने देखा होता है, ठीक है ना। तो अच्छे रेजिस्टेंस नहीं है वो, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस अच्छे नहीं है। सिल्वर वगैरह, गोल्ड वगैरह अच्छे रेजिस्टेंस है, कॉपर वगैरह, ठीक है ना, उनका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से वो चार्ज को फ्लो अच्छे से होने देते हैं, उनमें कोई हर्डल नहीं। अब R इज इक्वल टू रो L बाय रो जो लिखा है वो रेजिस्टिविटी है। मतलब किसी मटेरियल की खुद की एक रेजिस्टिविटी होती है, कांस्टेंट चीज है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपने एक मटेरियल को फिक्स कर लिया, जैसे आपने गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर का आपने इतना सा वायर लिया है, उसकी भी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, और लंबा वायर लिया उसकी भी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ओनली, रेजिस्टिविटी किसी चीज की किस पे डिपेंड करती है, ओनली मटेरियल के ऊपर, कि आपने मटेरियल क्या यूज में लिया, ठीक है ना। तो यहां से आपको सीधी सीधी 3 चीज दिख रही है कि रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया के ऊपर किसी भी चीज का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना। सारे न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे उसको। एक और चीज है टेम्परेचर। आप देखिए टेम्परेचर को आप जितना वेरी करते हो, जिस तरह से वेरी करते हो ना, उस तरह से ही रेजिस्टेंस चेंज होता है। वो चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा हीट के अंदर। अब इसको नोट करें आप पहले। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला तो निकाला, इसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। रो L बाय ए, ठीक है।
सबसे पहला तो इसका तो ये तो रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट होती है ओम, और जो रजिस्टिविटी उसकी यूनिट अगर हम निकालना चाहे तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए ए को इधर ट्रांसफर करूंगा तो R इंटू ए डिवाइड बाई एल, और एल नीचे आ जाएगा। अब देखिए यूनिट निकालते हैं, रजिस्टिविटी का यूनिट निकालनी है, कांस्टेंट है तो रजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यूनिट क्या आ जाएगी ओम इंटू मीटर। तो ये रजिस्टिविटी जो होती है उसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट है, यूनिट तो समझते हैं ना सारी चीज। अब देखिए, अब आगे बात करें कि सर एरिया वगैरह ये चीज देखिए कैसे डिपेंड करता है। तो पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि जो R इज इक्वल टू रो एल बाई ये लिखा है ना, इसके अंदर जो लेंथ होती है वो जिस डायरेक्शन के अंदर, जैसे कंडक्टर है इसकी करंट जिस डायरेक्शन में हम फ्लो करवाते हैं ना, जैसे ये कंडक्टर को इस तरह का, ठीक है ना, फ्रस्टम टाइप का, अब इसके अंदर जिस डायरेक्शन में आप करंट फ्लो करवा रहे हो ना, उस डायरेक्शन में कितनी लेंथ है उस कंडक्टर की, उसको बोलते हैं उसकी लेंथ। ये वाली ध्यान से चीज समझ लें। जैसे आपने लेंथ अभी ये कंसीडर की है, ठीक है ना, ये लेंथ है। अभी आप करंट को इस साइड से फ्लो करवा रहे हैं आई से, इस साइड से फ्लो करवा रहे हैं करंट को अगर आप, तो करंट इस साइड से फ्लो हो रही है, लेंथ ये है ना, तो अभी लेंथ आप यहाँ पे एल ये वाली रखेंगे, बात समझ आई। और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो भी आप ये लेंगे, जिससे करंट फ्लो हो रही है ना, उसका जो एग्जैक्ट जो एरिया ये वाला है, उस एरिया को आप क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब उसमें फर्क क्या है सर, अगर मैं करंट को इस साइड से फ्लो कराऊं, ऐसे फ्लो कराऊं, ठीक है ना, तो लेंथ जो आएगी बेटा वो ये वाली आएगी। ये लेंथ कैसे निकालेंगे समझाऊंगा बाद में। और जो एरिया आएगा वो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये वाला एरिया आएगा, बात समझा, ये पूरा का पूरा एरिया आएगा इसका लेंथ का। तो लेंथ और एरिया जो है ना, वो आपने अभी तक जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर हमने किया, और जो सारे क्वेश्चन किए उसमें हम क्या करते हैं कि आर और एल और ए को क्या करते हैं हम, कि जो लेंथ दे रखा है सीधा एरिया दे रखा है, डिवाइड करते हैं, आंसर निकलता है। लेकिन लेंथ और एरिया किस तरह से काम में आता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ और एरिया फाइंड करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। अब ये सब कैसे एरिया की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा वाला। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल क्यूब वाला ले लेते हैं। ये मैंने आपको शायद पहले भी समझा रखा हो। क्यूब वाला एग्जांपल अच्छा वाला है। क्यूबॉइड मान लीजिए, कोई क्यूबॉइड है जिसके अंदर इसकी लेंथ दे रखी है ए, इसकी विड्थ है बी, और इसकी हाइट है एच, ठीक है ना, ऐसी जो भी माने आप, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं करंट को ऐसे फ्लो करवाता हूं इस स्पेस के थ्रू, ठीक है ना, अगर करंट को ऐसे फ्लो कराऊं तो आप देखिए कि जो करंट की डायरेक्शन के अंदर लेंथ कौन सी आ रही है, ये वाली। भाई करंट को यहां से ऐसे फ्लो करवाऊंगा तो लेंथ तो ये वाली आएगी ना, तो आप एल कौन सी लोगे, ए। अब एरिया की बात करूं, एरिया कौन सा लेंगे, जो डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रही है उसके 90 डिग्री पे जो एंगल है, जो एरिया है, वो उस एरिया को हम कंसीडर करेंगे। अब वो एरिया कितना है, एच इंटू बी, बात समझ गया, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर आप रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे, R1 रो एल बाय ए, बात समझ आई आपको। अब बात तो आपको अब तक ये समझ आनी चाहिए थी कि 10th क्लास तक जो एनसीईआरटी तक आपने किया, इस बॉक्स की रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए कि कहीं से करंट फ्लो कराओ, लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन में नहीं आया। ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि अब हमने क्या किया, करंट को सपोज ऐसे फ्लो करवाया, ठीक है ना। तो अब देखिए आप कि लेंथ, अब इस केस के अंदर इस साइड से अगर मैं करंट को फ्लो करवा रहा हूं I2 या I1, अब मैं ऊपर से करंट को फ्लो करवा रहा हूं, तो इस केस के अंदर लेंथ जो आ रही है वो लेंथ कौन सी आ रही है, हाइट वाली, हाइट से होकर लेंथ आ रही है ना। तो इस केस के अंदर लेंथ क्या आएगी, h। और एरिया की बात करो, एरिया कौन सा है, एग्जैक्ट ये वाला a इंटू बी, तो एरिया कितना आएगा, a इंटू बी, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर हम रेजिस्टेंस निकाले R2 क्या आएगा, रो एल बाय ए, बात समझ की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसके न्यूमेरिकल वगैरह और बाकी की चीजें हम देखेंगे अभी आगे। न्यूमेरिकल सारे हम साथ में करेंगे हर चीज के। चलिए एक चीज और, एक तरह की क्वेश्चन जो ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आते हैं वो इस तरह के आते हैं। आई इज इक्वल टू, मैंने लिखा क्यू बाई टी। अब आप लिखेंगे क्यू को हम कैसे लिखते हैं, एन इंटू क्यू, सॉरी ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसी को बोलते हैं ना बेटा क्यू। क्यू जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिवाइड बाय टाइम। यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अगर फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, आई इंटू टी डिवाइड बाय
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ये फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम सीधा काम में लेते हैं अगर ये आपको प्रोसीजर आता है तो, ठीक है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि एक कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए, और आपको पूछते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ही आना चाहिए। ये किस तरह से आता है, अब ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पे ई कांस्टेंट है, वो कितना है -1.6 -19। अब इस केस के अंदर आपको यहाँ पे माइनस पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है ये हम शो करते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको माइनस रखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई आपको, ठीक है ना। बाकी इसके न्यूमेरिकल वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बाकी की बातें और बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।